अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 4 जून 2022 बरोज़ हफ्ता सुबह 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। रात तफसीलात मैंने इमरान खान साहब के बनेर के जलसे के बारे में बता दी थी। फिर शहबाज शरीफ ग्वादर गए और ग्वादर इधर उधर की कहने को कुछ नहीं है ना, तो इधर उधर की बातें अंगेज करने के हवाले से और शरीफ ख़ानदान के करीबी ज़राए जो मेरे पास मैसेज महफूज है, ये मैं बता दूं आपको। उन्होंने कहा जी हमें हमसे कमिटमेंट हुई है कि हमने 2028 तक रहना है। अब ये सही है या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन ये वो कह रहे हैं शरीफ ख़ानदान के करीबी लोग। मैं संभाल के रखता हूँ चीज़ें सारी, और उसमें बड़ी वजाहत के साथ कहा उन्होंने कि हम 2028 तक के लिए हमसे कमिटमेंट हुई है। अब ये कमिटमेंट करने वाला कौन है, किसने कमिटमेंट की है, क्यों कमिटमेंट की है? पाकिस्तान में लूट मार क्या इन्हीं लोगों के हाथों में रहेगी? बदमाशियाँ ये छाई रहेगी? क्या पाकिस्तान की ये बदनसीबी है? मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने आगे से चलने से कबल मैं ख़ास तौर पर एक ट्वीट है, और वो ट्वीट जनाब औरिया मकबूल जान साहब ने लिखा है और बड़ी ज़बरदस्त बात कही है। ये ग़ज़वा हिंद कोई नहीं मानता, लेकिन मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ। और मेरे पास किताब थी, वो सारी उठा के एक ले गया। अगर मेरे पास वो चीज़ें पड़ी हुई ग़ज़वा हिंद के हवाले से, हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली 850 साल पहले जो आपने प्रेडिक्शंस की थी, प्रेडिक्शंस आपने कुरान मजीद और हदीस मुबारका को सामने रखी, और वो चीज़ें हम उस तरफ अहेड जा रहे हैं ग़ज़वा हिंद की तरफ। और उस हदीस का तर्जुमा जो है ना, हज़रत ख़ाब रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि बैतुल मक़दस में एक बादशाह एक लश्कर हिंद की तरफ भेजेगा, वो उसे फ़तह करेंगे। बस वो हिंद की ज़मीन को रोन देंगे और उसका ख़जाना हासिल करेंगे। वो बादशाह इस ख़जाने को बैतुल मक़दस का ज़ेवर बना देगा, और वो लश्कर इस बादशाह के पास हिंद के बादशाहों को जकड़ कर लाएंगे, और इसके लिए जो मशरिक़ और मगरिब के दरमियान है फ़तह कर दिया जाएगा, और इनका क़याम दज्जाल के निकलने तक हिंद में होगा। अब बैतुल मक़दस, फ़लस्तीन, इसराइल, मौजूदा वाक़े में अगर ये ट्वीट मैं चला रहा हूँ बैकग्राउंड पे, जो जनाब औरिया मकबूल जान साहब ने कहा है, ये बड़ा अलार्मिंग है, याद रखिएगा। इस वक्त हुकूमत का तब्दील होना, साइफ़र और उसके कॉन्टेक्स्ट में, फिर इसराइल के लिए रास्ता हमा करना। कुछ लोग गए अपनी मर्ज़ी से वहाँ चले गए, और वहाँ इसराइली प्रेसिडेंट ने क्या कहा वो आप सब लोग समझ सकते हैं। ये मैंने इब्तिदा में इसलिए पढ़ी है, और क्रेडिट वो जनाब औरिया मकबूल जान साहब। गुफ्तगू रहती है बहुत से एंकर्स हज़रात के साथ रहती है जो पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, पाकिस्तान से बहुत कंसर्न है उन लोगों को, और इसीलिए इनसे रब्ता बहुत ज़रूरी है। लाहौर हाई कोर्ट में एक और बात है, बड़ी अहम केस है। ये डस्का इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात में ना DPO हसन असद अलवी को कार्रवाई के लिए जो तलब किए नोटिस हैं वो मुअत्तल कर दिए। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शुजात अली खान साहब ने इस केस की समाअत की, कानून के बायस इंक्वायरी की। ये इलेक्शन कमीशन की जितनी भी इंक्वायरी है डस्का के इलेक्शन में, ये टेंटेड है, ये बदनीति पर मबनी है, और डस्का इलेक्शन में इंतज़ामी अमूर की ड्यूटी थी। धांधली के इल्ज़ाम लगाकर बेबुनियाद कार्रवाई शुरू की गई, और जो है ना इंक्वायरी ख़त्म करने का हुक्म दे। 2 थे गालिबन सस्पेंड हो गए हैं, मुअत्तल कर दिए इनको जो नोटिस दिए हैं। इलेक्शन कमीशन अब अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है, और मैंने कई रीज़न्स आपके सामने पहले रख दिए, मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता।
यहाँ मैंने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ मैंने पहले बताया था, लेकिन कुछ लोगों को नहीं, दोस्तों तक पता चल सका। वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ख़बर चली तो मुझे तो ख़बर दोहरानी पड़ी। और ये था इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 मेंबरान के ख़िलाफ़ मैंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो फ़िक्स कर दी जाए ताकि मैं अदालत की मुआवनत कर सकूँ कि सेनेट के इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में वो पिटीशन बैकग्राउंड पे चल रही होगी। और उसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ सिंपल सी बात रखना चाह रहा हूँ अदालत के सामने कि जो फ़ैसला दिया था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने जो अपने आइनी और कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल करने थे वो नहीं दिए, वो नहीं किए हैं। याद रखिए, मैं फिर दोहराता चलूँ, वो नहीं किए हैं। अब इस पर कोशिश मेरी तरफ से रहेगी कि इसके लिए मैं रिक्वेस्ट भी करूँ। मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल की गई, आपको पता है, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की गई। ओवरसीज़ के हवाले से जो बाकी मामला था उसमें ख़त मैंने मुकम्मल किया है, और मैं ख़त कोशिश करूँगा आज निकल जाए वो ख़त, और वो बैकग्राउंड पे मैं चला दूँगा कि जिसमें मैंने ओवरसीज़ के कॉन्टेक्स्ट में इलेक्शन कमीशन या बाकी सबसे कहा कि क्या कुछ किया है। हाई कोर्ट में समाअत लगी हुई है और अभी तक नई तरामीम जो है वो पास नहीं हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़ा अहम केस लगा हुआ है, वो आज ख़ुद नोटिस है जो तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत के हवाले से जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। अब सवालात बड़े ज़बरदस्त हैं। ECI में नाम डालने के लिए कौन कहता है? जब चीफ जस्टिस साहब ने ये इस्तफ़ार किया, पूछा, वो कहते हैं जी हमारे पास एक ख़त आता है कि मुतलका शख्स से तफ्तीश जारी है, इसलिए उसका नाम ECI में डाल दें। अंदरूनी मुल्क और सफ़र और आज़ादा नकलो हरकत जो है ना, हर शहरी का आइन है, या हुकूमत का एजेंडा लेकर चल रहे हैं अटॉर्नी जनरल साहब। आइन का आर्टिकल 100 जो है वो अटॉर्नी जनरल का अपने इख्तियारात के बारे में, और सरवाई साहब, सरवाई जो है ना इंडियन, अब जज, आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे किताबें पढ़ लें, वो अटॉर्नी जनरल के बारे में, एडवोकेट जनरल कहते हैं वो बायस नहीं होता, उसे हुकूमत का एजेंडा लेकर नहीं चाहिए, उसे आइन और कानून के मुताबिक हालात और वाक़यात देखने होते हैं। और यहाँ जो बातें ज़रा कही हैं, किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ नैब में तहकीकात या किसी एजेंसी की तहकीकात के लिए सबब नाम ECI में डाला जाता है। वफाकी हुकूमत किसी शख्स का नाम ECI में डालने से पहले नकलो हरकत की आज़ादी और उस पर लगाए गए इल्ज़ामात का जायज़ा लेती है, और हुकूमत ने तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करके ECI रूल्स में तरमीम की। अब ये हट के चूँकि फ़ायदा देना ना ख़ास करप्ट लोगों को, शरीफ ख़ानदान को, ज़रदारी ख़ानदान को, तो इसलिए वो ECI तबाही कर दो ना, उस लॉ को ही ज़ीरो कर दिया इन लोगों ने, रिटर्डेंट कर दिया इन लोगों ने। और वफाकी हुकूमत ने ECI रूल्स में तरमीम में लिखा कि उनका इतलाक़ माजी से होगा। अब यह अंदाज़ा लगाएं, और रूल्स में तरमीम वफाकी हुकूमत की स्वाबदीद है। वफाकी कामीना में शामिल अफराद के नाम ECI से निकालने की वजह आज़ादाना हुकूमती अमूर की निजानदेही। आप अंदाज़ा लगाएं, किसी कानून में नहीं लिखा कि ECI से निकालने के सबब नैब से मुशावरत ज़रूरी है। हमें मालूम है आपने कि ऐसे फ़र्द को छोड़ दिया जिसे हमने कैद रखने का हुक्म दिया था। कौन है? समझ गए आप? ये नवाज शरीफ की बात हो रही है, ये नवाज शरीफ की बात हो रही है। उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस 2018 का था, हमारा ऑर्डर 2021 था। ये किसी और की बात हो रही है, I'm सॉरी। चलें आगे चलते हैं। आपके हुक्म पर अमल दरामद किया गया, उसको कुछ रिहाई रेफरेंस के फ़ैसले के नतीजे में है। अगर नैब या कोई तहकीकाती इदारा किसी के ख़िलाफ़ तहकीकात कर रहा होता है तो आपको उससे इदारे से मुशावरत करके उसका ये नाम ECI से निकालना चाहिए। चेयरमैन, ये चीज़ सबके रिमार्क्स से बड़े पर्टिनेंट, चेयरमैन नैब की हदायत पर नाम ECI में शामिल किए जाते हैं, ये अटॉर्नी जनरल के रिमार्क्स हैं। इसका मतलब है नैब जो है ना सोच समझ कर नाम ECI में डालने का कहता है। चीफ साहब के रिमार्क्स हैं, करप्शन संगीन जुर्म है और नैब का हर केस करप्शन ही का होता है। नैब हर मुलज़म का नाम ECI में शामिल नहीं करवाता। नैब के मुताबिक अरबों रुपए करप्शन के मुलज़मा के नाम ECI से निकाले गए। नैब को ज़रूरत हुई तो नाम दोबारा शामिल करने के लिए रजू कर सकता है। क्या मजाक बना रहे हैं अटॉर्नी जनरल साहब? सोचे तो सही।
यानी सिस्टम के बिगाड़ में मौजूदा हुकूमत का कितना हाथ है। बेहतर होता कि हर केस का अलग अलग जायज़ा लेकर नाम निकाले जाते। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर साहब के बड़ा ज़बरदस्त पर्टिनेंट रिमार्क्स हैं। इस वक्त एग्जेक्टिव के फंक्शन में मुदाखलत नहीं कर रहे, ये चीज़ के रिमार्क्स हैं। एक वज़ीर फाइनेंशियल मामलात पर काम कर रहा है चीज़ के रिमार्क्स है। हर एक को कुछ वक्त देते हैं, आप कानून के मुताबिक अमल करें। हम आपको 2 हफ्तों का वक्त दे देते हैं, चीज़ के रिमार्क्स हैं। हम चाहते हैं कानून पर अमल दरम करके सबसे यकसा सलूक जो है ना वो किया जाए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। रूल्स कभी माजी में नहीं तलाक नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है ये। ECL रूल में तरमीम का इतलाक माजी से क्यों किया गया? माजी से तरमीम का इतलाक मकसद मखसूस अफराद के लिए नहीं था। तरमीम करने वालों के अगर रिश्तेदार या दोस्तों को फ़ायदा हो रहा तो ऐसी कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के रिमार्क्स थे। अनीता तुराब केस का जिक्र आया, आपने लिखा कि मुल्क से बाहर जाना एक बुनियादी हकूक़ है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर साहब, हमने कहा कि ज़्यादा नकल हरबत एक शहरी का बुनियादी हक़ है। FI के रिपोर्ट के मुताबिक तब्दीलियाँ की गई, मुलज़मों के नाम ECL से निकालने के लिए क्या जल्दी थी? जैसे ये जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के रिमार्क्स थे। ECL रूल में तरमीम का इतलाक गुज़श्ता तारीखों से होने का जिक्र नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के रिमार्क्स हैं। ECL में शामिल वज़रा नाम निकालने का फ़ैसला कैसे कर सकते हैं? ख्वाजा साद रफ़ीक का नाम अदालत ने शामिल कराया था। चीज़ साहब के रिमार्क्स है। साद रफ़ीक काबीना इजलास में नहीं थे। अटॉर्नी जनरल के रिकॉर्ड के मुताबिक साद रफ़ीक ने ECL रूल्स की मंजूरी दी है। जस्टिस मुनीब अख्तर, ये देखें, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का प्रिंसिपल है। क्या वज़रा को खुद मामले से अलग नहीं होना चाहिए था? जस्टिस मुनीब अख्तर, ज़ाती मफाद के लिए कोई सरकारी फ़ैसले कर सकता है? क्या वज़रा के लिए ज़ाती केस से मुतल्लिक़ कोई ज़ाब्ता इखलाक है? जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के बड़े पर्टिनेंट रिमार्क्स हैं। ज़ाब्ता इखलाक के तहत ज़ाती नोईद का केस वज़ीर के पास नहीं जाता। ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया? जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के रिमार्क्स, अगर वज़ीर आज़म का नाम ECL में हो तो क्या काबीना ही नहीं करेगी? मुनासिब होगा अगर काबीना ही ऐसे ही नाम जिनका नाम ECL पर ना हो। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के रिमार्क्स से किसी को सजा देने के लिए कार्रवाई नहीं कर रहे। अदालत ने हुकूमत को ECL कानून को कानूनी दायराकार में लाने के लिए 1 हफ़्ते की मोहलत दे दी। हुकूमत को 1 हफ़्ते की मोहलत देते हैं वरना हुक्म जारी करेंगे। मुमकिन है अदालती हुक्म मुश्किलात पैदा कर दे। 1 हफ़्ते में मुनासिब इक़दाम कर लें। आप एग्जेक्टिव इख्तियारात में फ़िलहाल मुदाखलत नहीं करना चाहते, नाम नहीं लेते, लेकिन एक वज़ीर अहम मुआशी अमूर सर अंजाम दे रहा है। ये चीज़ साहब के रिमार्क्स हैं। ECL तरमीम का गुज़श्ता तरीक़ों से नवाज का फ़ैसला किसने किया? ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के रिमार्क्स थे। नाम निकालते और गुज़श्ता तरीक़ों से नफाज का फ़ैसला सब कमेटी की सिफारिश पर होता है। हुकूमत कहती है बैरून मुल्क जाना बुनियादी हक़ है। अगर बैरून मुल्क जाना बुनियादी हक़ है तो ECL का जवाज़ क्या रह गया? जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के बड़े वाज़ेह रिमार्क्स हैं। मेरी राय तो ECL ही नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, अजीबो गरीब केस में ज़ाती राय नहीं दी जाती है। जैसा कि रिमार्क्स है, इख्तियार इस्तेमाल करते हुए ईमानदारी, मुनसफ़ाना और शफाफियत को मद्देनज़र रखा है। शर्जील महमूद 8 अफराद मुल्क से बाहर गए और वापस नहीं आए। ये DG लॉ कहते हैं। FIA फहरिस्त में तारीखें दुरुस्त अंदाज में नहीं लिखी गई। ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूटर के रिकॉर्ड नहीं मिल रहा तो तकलीफ़ होती है। नैब के केसेस में ऐसा होता रहा कि रिकॉर्ड ना मिला। किसी केस में मवाद ना हो तो अलग बात है। अदालत को तफ्तीश आज़ादाना तफ्तीश ट्रायल के हवाले से है। ऐसा ना हो कि मवाद मौजूद और गवाहान को खामोश करा दिया जाए। ये बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स, और ऐसा हो रहा है। नैब के जिन मुकदमे में शवाहिद नहीं उन्हें वापस ले ले। प्रोसिक्यूशन के दुरुस्त नाकाम ना करने से निज़ाम पर असर पड़ता है। निज़ाम इंसाफ को बेहतर करने की ज़रूरत है। ये कहना गलत है कि पाकिस्तान की अदलिया 128वें नंबर पर है। मैं इसलिए यहाँ थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ कि मैं ख़त जो है ना वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने लिखा था, आज तक जवाब नहीं दिया। उसका रिमाइंडर आज मैं फिर जारी कर दिया। वो रिमाइंडर भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। किसी बेगुनाह को जेल में नहीं रहना चाहिए। गलत फ़ैसले आला अदलिया से तब्दील हो जाते हैं। 90% आला अदलिया में बरकरार रहते हैं। ये चीज़ सब के रिमार्क्स हैं। अदालती फ़ैसले के बाद लोग अल्लाह के नाम पर माफ़ कर देते हैं। देखना होगा संगीन जराइम वालों को माफ़ी मिलनी चाहिए या नहीं। ये चीज़ें कि बड़े ये मैं फसाद फिलर्स की बात कर रहा हूँ, और यहाँ नहीं होना चाहिए। ECL से नाम निकालने के बाद 30 लोग बैरून मुल्क गए, 23 लोग वापस आए, 7 लोग वापस नहीं आए। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या हाल है। यहीं से आप समझ सकते हैं। मैं ज़्यादा बात अब नहीं करना चाहता। आप तक मैंने गोशगुजार कुछ चीज़ें कर दी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।